साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा वर्ष 2018 हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो कि दिनांक 20 फरवरी 2019 को आयोजित हुआ था, उस प्रश्न पत्र का आरपीएससी की आंसर की के अनुसार हल करने वाले हैं। पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हमें एक नई राह देते हैं, एक नया उत्साह देते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे लिए परीक्षा में आते हैं और उनका किस प्रकार हम सामना करें, कठिनाई स्तर इनका कैसा होता है और किस पोर्शन से कितने सवाल आ रहे हैं इत्यादि सारी जानकारी हमें पुराने प्रश्न पत्रों से मिलती है। और कई बार पुराने प्रश्न पत्रों से प्रश्न है वो रिपीट भी हो जाया करते हैं, 1 2 3 प्रश्न रिपीट भी अक्सर होते हैं। तो हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य देखना चाहिए और उनको यदि आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो और बेहतर रहता है। हालांकि बहुत सारी पुस्तकों में इनका हल दिया होता है और जिस पुस्तक में आरपीएससी के अकॉर्डिंग हल दिया हो वैसी पुस्तक हमें खरीद करके पढ़नी चाहिए। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला जो प्रश्न है वह है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये शब्द नहीं, यानी कि जिस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है वो शब्द हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, जो पहला जो विकल्प है विदुर, इसमें वी उपसर्ग यदि मानते हैं तो फिर ये दुर नाम से कोई शब्द नहीं है। तो इस हिसाब से पहला जो विकल्प है वही इसका उत्तर है। विदुर में कोई भी उपसर्ग नहीं है। व्याकरण में देखा जाए तो वी धन आ धन करण उपसर्ग है, व्युत्पत्ति में वी उपसर्ग है और विभा में भी वी उपसर्ग है। तो इस तरह से जो सही उत्तर है कि वी उपसर्ग किस शब्द में नहीं है वो है विदुर। पहला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको जो प्रश्न है उसकी प्रकृति समझनी है और प्रश्न को आपको कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना है, उसे समझना है और फिर बाद में उसके विकल्पों पर जाना है। तो यहाँ पर प्रश्न है वो है किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बेचारा, बेशुमार, विहित और विदित, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो विकल्प तीसरा इसका उत्तर है। फिर है किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, यानी कि प्रत्यय है गार प्रयोग किया गया है। 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें गार प्रत्यय है और एक शब्द ऐसा है जिसमें गार प्रत्यय नहीं है। कारागार, तो कारागार में गार प्रत्यय नहीं है। मददगार, गुनहगार, यादगार, तो इसका जो पहला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर है कारागार। किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी कि कृदंत शब्द है, तो उसका चुनाव करना है। सही उत्तर इसका करणीय। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं। कृत प्रत्यय से बने हैं तो कारक और भगोड़ा ये दोनों शब्द है वो कृत प्रत्यय से बने हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, यानी कि विलोम शब्द आपस में नहीं है, ऐसे विकल्प को चुनना है। इष्ट, अभिष्ट, ये इसका विलोम नहीं है। उर्वर, अनुर्वर, ये विलोम सही है। आज़ादी, गुलामी, ये भी विलोम सही है। ईप्सित और अनीप्सित, ये भी विलोम सही है। तो ये जो विलोम है, पहला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, यानी कि सारे जो
दो दो शब्द दे रखे हैं वो पर्यायवाची होने चाहिए आपस में। तो इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प दसन और रदन। अगला प्रश्न है किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? कर्ण तत्पुरुष समास, तो गुण युक्त में जो समास है वो है कर्ण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका चुनना है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है अवधि, अवधि, इसका मतलब होता है समय सीमा और इसका मतलब होता है भाषा। तो ये जो यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो क्रमशः नहीं है, तो इसलिए तीसरा विकल्प है वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। तो जो छूने मात्र से रोग फैलता है वो है संक्रामक रोग। पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, यानी कि जो शुद्ध शब्द है उसका चुनाव करना है। दृष्टा और गरिष्ठ ये दोनों शब्द सही है। यह दुर्वस्था, गृहिणी और ये सब ये गलत है, इस कारण से जो पहला विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाक्य अशुद्ध है उसका चुनाव करना है। चौथा विकल्प इसका उत्तर है वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये भावार्थ है वो इसका सही नहीं है। फिर है बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है, इसका अर्थ होता है समय से लाभ उठाना चाहिए। अनेकानेक शब्द, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? यानी कि जो द्विज का अर्थ नहीं है वो दांत, पक्षी, चंद्रमा है और हाथी द्विज का अर्थ नहीं है। तो सही विकल्प है दूसरा। भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 343 में किया गया है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 8वीं सूची में अनुसूची में सम्मिलित नहीं है उसका चुनाव करना है। राजस्थानी को अभी मान्यता नहीं मिली है, शेष मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, राजस्थानी नहीं है। अगला प्रश्न है गद्य अवतरण को ध्यान रख करके हमें प्रश्न 19, 20, 21 के उत्तर देने हैं। ये गद्य अवतरण है, दे रखा है, इसका आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के पश्चात जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और पहला प्रश्न 19वां है जो वो है किस व्यक्ति का अर्थ नष्ट हो जाता है? किस व्यक्ति का अर्थ नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर है धर्मच्युत। ये इस अवतरण के अनुसार बताना है हमें। अवतरण में जैसा दे रखा होता है वैसा उत्तर हमें चुनना होता है। उपर्युक्त अवतरण में भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत किसे माना है? तो सही उत्तर है इसका धर्म को। उपर्युक्त अवतरण में के अनुसार किस पुरुषार्थ या पुरुषार्थों का धर्म के साथ सीधा संबंध माना जाता है? तो इसका उत्तर है केवल मोक्ष। अब है प्रबोधनी में संकलित पदों में मीरा ने भवसागर पार करने के लिए किसे अपना खेवट माना है? प्रबोधनी पुस्तक थी पहले, उस समय चलती थी, वर्तमान में अभी इसे हटा दिया गया है। और उसमें जो मीरा पाठ संकलित था उसमें से हमें बताना था कि भवसागर पार करने के लिए किसे अपना खेवट माना है। मीरा ने सतगुरु को माना है। अगला प्रश्न है कर जोड़ खड़े प्रमुदित
निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। प्रबोधिनी में संकलित श्री कृष्ण का दूत कार्य रचना से उद्धृत उक्त कथन में किन दो व्यक्तियों का उल्लेख है? यहाँ पर धृतराष्ट्र और विदुर का उल्लेख है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। उपयुक्त पंक्तियां प्रबोधिनी पुस्तक में संकलित किस कवि की है? यहाँ पर कवि का नाम पूछा है, कविता का नहीं, कवि का नाम। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां है। अगला प्रश्न है, प्रबोधिनी में संकलित भोला राम का जीव रचना के अनुसार भोला राम किस शहर में रहता था? तो भोला राम जबलपुर का रहने वाला था। प्रबोधिनी में संकलित रचना गिल्लू के अनुसार गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्ष होती है? तो इस पाठ के अनुसार जो गिलहरियों की जीवन अवधि है वो 2 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, प्रबोधिनी में संकलित वीर नारी रचना के अनुसार वीरांगना को किसका पड़ोस अच्छा नहीं लगता? कायर व्यक्ति का पड़ोस वीरांगना को अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न है, क्षितिज में संकलित लोक संत दादू दयाल के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्ति दादू का शिष्य नहीं था? दादू का शिष्य नहीं है, वो है भिखारी दास। शेष गरीबदास, सुंदरदास और रज्जब दादू दास जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, क्षितिज में संकलित मोहन राकेश की आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? विधा पूछी है, तो यह मोहन राकेश की यात्रा वृत्तांत विधा का पाठ है, आखिरी चट्टान। अगला जो प्रश्न है, क्षितिज में संकलित राजिया रासोरठा में उल्लिखित राजिया का मूल नाम क्या था? अक्सर आता है ये। राजिया का मूल नाम राजा राम था। प्रबोधिनी में संकलित युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद ने नास्तिक किसे कहा है? जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है उसे स्वामी विवेकानंद ने नास्तिक कहा है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में वर्णित पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग पाठ से अवतरित उक्त पंक्तियों में किस साहसी नारी का उल्लेख है? यहाँ पर गंगाबाई का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। पीयूष प्रवाह में संकलित कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण पाठ से उद्धृत उपर्युक्त अवतरण में किस स्थान की गुफाओं का उल्लेख है? एलोरा की गुफाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, आलोक में संकलित, आलोक पहले पुस्तक चलती थी, विष पिया अमृत दिया रचना के अनुसार बालक भीम को अंबेडकर उपनाम किसने दिया था? ब्राह्मण मुख्याध्यापक ने भीम को अंबेडकर उपनाम दिया था। अगला प्रश्न है, क्षितिज में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचना के अनुसार ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम है? ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जो तीसरा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आलोक में संकलित मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रचना के लेखक कौन है? पाठ का नाम है मुक्ति योद्धाओं के शिविर में। इसके लेखक विष्णुकांत शास्त्री है। अगला प्रश्न है, काव्य धारा में संकलित रचना कथाधारा में, कथाधारा नाम से पहले पुस्तक चलती थी, उसमें एक रचना संकलित है जैसलमेर की राजकुमारी।
में उल्लिखित राजकुमारी का नाम क्या था? नाम था रत्नवती। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कथाधारा में संकलित रचना एटम बम के रचयिता है। एटम बम रचना अमृतलाल नागर की है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित सवैया के अनुसार रसखान ब्रज की कंटीली झाड़ियों पर क्या न्योछावर करने को तत्पर है? करोड़ों स्वर्ण महल। रसखान कंटीली झाड़ियों पर न्योछावर करने को तत्पर है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना धरती धोरारी में रचनाकार ने राजस्थान की धरती की तुलना किससे की है? दूसरा विकल्प उत्तर है इसका स्वर्ग से। अगला प्रश्न है, आलोक में संकलित रानी लक्ष्मीबाई रचना के अनुसार रानी के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर था। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डग द्वे फिर बूझती है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हों कित हुए। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित वन गमन पाठ के अनुसार सीता के उपयुक्त प्रश्न की राम पर क्या प्रतिक्रिया होती है? इसका जो सही उत्तर है वो है राम की आंखों में आंसू भर आते हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन है। अपरा में संकलित यात्रा का रोमांस पाठ के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूसरा विकल्प इसका कथन है जो गलत है। शेष जो विकल्प है वो सही है। जिसके चरणों में पड़ा ताल दर्पण सा फैला है विशाल। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना पर्वत प्रदेश में पावस के अनुसार किसके चरणों में विशाल ताल फैला हुआ है? तो जो विशाल ताल है वो पर्वत के चरणों में फैला हुआ है। अपरा में संकलित धरा और पर्यावरण रचना के अनुसार राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होने आवश्यक है? 33% पर जंगल होने आवश्यक है। अपरा में संकलित रचना गद्य साहित्य का आविर्भाव के अनुसार प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? इस पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। अपरा में संकलित रचना भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति के अनुसार सेवा का प्रकट रूप किसे माना है? पूजा को। अपरा में संकलित सूरदास के विनय संबंधी पदों में कवि ने किन लोगों का साथ छोड़ने के लिए कहा है? हरि विमुख लोग जो होते हैं उनका साथ छोड़ने के लिए कवि ने कहा है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना उधार मांगना भी एक कला है के अनुसार बिना पूंजी के व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए? बिना पूंजी व्यापार करने के लिए उधार मांगने की कला का अभ्यास करना चाहिए। सृजन में संकलित रचना में मैं और मैं के अनुसार सबसे पहले किसके बारे में सोचना जरूरी है? अपने बारे में सोचना जरूरी है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। उपर्युक्त उद्धरण सृजन में संकलित किस रचना से लिया गया है? तो कई बार ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं और प्रश्न जो पाठों में ऐसे जो कथन आते हैं हमें उन्हें अवश्य याद करना चाहिए कि किसने किसको कहा है और किस संदर्भ में कहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है मजदूरी और प्रेम। सृजन में संकलित आचार्य शुक्ल के निबंध भय के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 3 कथन सत्य और 1 कथन असत्य है और इसका जो तीसरा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि यह कथन असत्य है। अपरा में संकलित बिहारी के दोहों में कवि ने मुँह जोर तुरंग ज्यों किसे कहा है? मुँह जोर तुरंग ज्यों नेत्रों को कहा है।
सृजन में संकलित रहीम के नीति के दोहे के अनुसार विपत्ति काल में धन किस तरह विलीन हो जाता है? विपत्ति काल में धन प्रातःकालीन तारों की तरह विलीन हो जाता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। सृजन में संकलित उपर्युक्त अवतरण के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण की यह रचना है। सरयू में संकलित कवि घनानंद के प्रेम पीर वर्णन के अनुसार प्रेम मार्ग किन के लिए कठिन है? तो जो कपटी लोग होते हैं, कपटी व्यक्तियों के लिए प्रेम मार्ग कठिन है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन जाम्बवन का है। इसका जो तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। उपयुक्त पंक्तियां सृजन में संकलित इनमें से किस कवि की है? ये कबीर की पंक्तियां हैं। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूं तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। सरयू में संकलित सीरीज के फूल रचना से उद्धृत उपयुक्त कथन में अवधूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अवधूत शब्द है वह महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परम योगी भी थे। मंदाकिनी में संकलित सुभाष चंद्र बोस रचना से उद्धृत उक्त पंक्ति में किस व्यक्ति का उल्लेख है? यहाँ पर अरविंद घोष का उल्लेख है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। मंदाकिनी से उद्धृत उपयुक्त कथन किस रचना से लिया गया है? यह गेहूं बनाम गुलाब रचना से लिया गया है। सरयू में संकलित नरेश मेहता की रचना के अनुसार किरण धेनुएं क्या चराती हैं? तो किरण धेनुएं अंधकार को चरती हैं। सरयू में संकलित कहानी पाजेब किस प्रकार की कहानी है? यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बेसर मोती दुती झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनो समुझी, नारी निपट अयानी। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। दूसरा जो कथन है इसका गलत है, वो इसका सही उत्तर है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं, यह जो बात है गलत है। चौपाई आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा विकल्प है सही नहीं है, शेष तीनों सही है। बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी, या यूं कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। ये पंक्तियां मंदाकिनी के किस पाठ से ली गई हैं? निर्वासित पाठ से ली गई हैं। सूर्यबाला जी का पाठ है ये। इनमें से कौन सा कथन सही है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ये कथन सही है, शेष गलत है। शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? 3 कथन तो संगत है, लेकिन दूसरा विकल्प यह असंगत है। इसका दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। इनमें माधुर्य गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? माधुर्य गुण से संबंधित जो कथन है वो चौथा विकल्प इसका असंगत है। हास्य और अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है, यह असंगत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? दूसरा कथन गलत है। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं, यह बात गलत है। शेष तीनों कथन सही है। 74वां प्रश्न है, काव्य रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, यह वामन का कथन है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में इनमें से कौन सा काव्य दोष है? इसमें दुष्क्रमत्व दोष है।
पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से डॉक्टर बूलर है। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, यह जो सुमेलित नहीं है, शेष तीनों सुमेलित है। वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात, इस उद्धरण में कौन सा काव्य दोष है? इसमें क्लिष्टत्व दोष है। इनमें वैदर्भी रीति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है। वैदर्भी रीति का आधार प्रसाद गुण है, ये बात सही नहीं है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? नूर मोहम्मद अंश जवाहिर, यह विकल्प असंगत है, सही नहीं है। शेष तीनों विकल्प सही है। सोने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाओ, कबीर की उक्त साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया गया है? तीसरा विकल्प इसका उत्तर है, प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग है? तो कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग है। शेष तीनों में अवधी भाषा का प्रयोग है। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? दूसरा विकल्प असंगत है। शेष तीनों सही है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती था। तीसरा विकल्प। हाँ, 2-3 दिन ही तो हुए हैं मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है। कहानी में यह कथन किस पात्र का है? यह कथन गोविंद का है। रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो तीसरा है, यानी कि 3-1-4-2। 3-1-4-2। 3-1-4-2 इस प्रकार ये सही है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर लल्लू लाल, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? मदन वात्स्यायन की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है। रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कई बार जो पूछा जा रहा है, अक्सर यहाँ पर परीक्षाओं में जो नहीं शब्द है वो बार बार आ रहा है, तो हमें प्रश्न की प्रकृति को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसका उत्तर देना है। कम से कम 2 बार प्रश्न को यदि हम पढ़ते हैं और उसके बाद यदि विकल्प पढ़ते हैं तो फिर हम सही उत्तर दे पाने में सक्षम होते हैं। इसका जो पहला विकल्प है सही उत्तर है इसका, यह विकल्प सही नहीं है रचना और रचनाकार के संबंध में। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊं दास, गण वे गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। वीर सत्सई की इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से किसकी वंदना की गई है? यहाँ पर गणेश की वंदना की गई है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात भाई, सर्ग 15 है और सर्गों के नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया है। मनु और श्रद्धा इसकी प्रमुख पात्र है। ये तीनों बात सही है। चौथा कथन है वो कथानक का आधार मनु स्मृति है, ये बात गलत है। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। असाध्य वीणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 सही नहीं है, और 1 सही नहीं है वो है इस वीणा को कीर्तिध्वज ने बनाया था, ये बात सही नहीं है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, उसने कहा था कहानी से उद्धृत उक्त कथन किसका है? यह कथन लैना सिंह का है और यह उसने कहा था कहानी इस बार भी हमारे सेकंड गेट के कोर्स में है। शेष कहानियां चारों हटा दी गई है, ये कहानी अभी भी है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी के इस दोहे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? और राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार, ये विकल्प सही है। इन रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सुमेलित करना है इनको, और सही उत्तर जो इसका है 4-1-2-3।
4 1 2 3। बलचनवा, नागार्जुन, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, अपने अपने अजनबी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला प्रश्न है, इन रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। सुमिलित के प्रश्न भी कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो 2 3 4 1। 2 3 4 1। मतीराम की ललित ललाम, चिंतामणि का काव्य विवेक, देव का भाव विलास और कुलपति मिश्र का रस रहस्य। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस से उद्धृत यह कथन किसका है? सुंदरी का कथन है। यह अब हटा दिया गया है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित का प्रश्न है और यहाँ पर रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है। इसको इसका सही उत्तर है 3 1 4 2। 3 1 4 2। तुलसीदास निराला की रचना है, स्वर्ण धूली पंत की, नीरजा महादेवी वर्मा की, आंसू प्रसाद की। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वो सही है। इसमें आज के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का यथार्थवादी चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णगढ़ यानी किशनगढ़ के भक्त कवि नागरीदास का असली नाम क्या था? महाराज सावंत सिंह उनका असली नाम था। नाथ शंभुधनु पंज निहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा, रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत उपयुक्त कथन किसका है? राम का कथन है। बालकांड इस बार फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में शामिल कर दिया गया है। परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे। माई सांवरे रंग राची पद में मीरा ने काल ब्याल से बचने का क्या उपाय बताया है? ईश्वर का गुणगान करना बचने का उपाय बताया है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, अनुकरण विधि कहते हैं उसे। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, शेष तीनों दोष है, लेकिन जो दोष नहीं है वो है यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्न की प्रकृति को हमेशा हमें समझना है और फिर उत्तर देना है। अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने, भ्रमर गीत सार के इस पंक्ति में किसके सुंदर तन का वर्णन है? यहाँ पर उद्धव के सुंदर तन का वर्णन है। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है और ये जो तीसरा विकल्प है ये कथन सही नहीं है। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण मोंटेसरी ने किया। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन थॉमस एम रिस्क का है। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो यह भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया है। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है प्राथमिक कक्षाएं। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन बेकन का है। 116वां प्रश्न है वो अशुद्ध उच्चारण का कारण, इसे डिलीट कर दिया गया। 117वां भी डिलीट कर दिया गया। 118वां प्रश्न है सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। यह कथन एलन एवं ईव का है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट की होती है। इकाई योजना का पद नहीं है, शेष तीनों पद है। पहला जो विकल्प है प्रस्तावना प्रश्न लिखना, यह इकाई योजना का पद नहीं है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, वाचन गति का विकास करना उद्देश्य नहीं है। फलालेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तीसरा विकल्प उद्देश्य नहीं है, शेष तीनों उद्देश्य में शामिल है। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यह यांत्रिक दृश्य सामग्री है।
इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? र, ड, श, ट। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। ये जो वर्ण है वो मूर्धन्य है उच्चारण की दृष्टि से। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? शेष तीनों विकल्पों में के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है, लेकिन ग, ज, य, ब ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये गलत है। समस्त स्वर है घोष होते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? सरल, विरल, नख ये तत्सम शब्द हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? क्षीर, बहु, प्रगट ये तद्भव शब्द हैं। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ओ, औ, भी सवर्ण स्वर है, यह गलत है। से सभी सही है। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? पाठशाला, व्यायाम, कोयल ये सभी इनमें विदेशी शब्द नहीं है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? ममता दूसरा विकल्प सही उत्तर है। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई और लिखावट पढ़ना लिखना से बने हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? भल्लुक, रस्सी और रिक्त ये सारे तत्सम नहीं है। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? प्राथमिक संज्ञा से नहीं बना है, शेष तीनों संज्ञा से बने हैं। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाईचारा विशेषण नहीं है। थका, हारा, बेचारा, बेसहारा विशेषण है। इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग है? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आपको भी सूचित कर दें, यहाँ पर मध्यम पद का प्रयोग हुआ है। वह अचानक चला गया इस वाक्य में इनमें से क्या है? रीति बोधक क्रिया विशेषण है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? इसमें अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। भगवान तुम्हारा भला करे यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? इच्छार्थक वाक्य है। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, और शब्द से वह संयुक्त वाक्य का निर्माण हो रहा है। इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, वैसा जैसा चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। इनमें से संधि शब्द सही है। दिक, धन, नाग, दिग्नाग ये चौथा विकल्प वो सही है। और अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि वह शीघ्र तथा उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस किस विकल्प में है? क और घ में, यानी कि क्योंकि और तथा में समुच्चय बोधक अव्यय विकल्प है। ये थे संस्कृत विभाग के वरिष्ठ अध्यापक 2018 का 20 फरवरी 2019 को आयोजित पेपर का हल आरपीएससी के आंसर की से। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।